हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने कक्षा 11 की कविता घर की याद के 5 पैराग्राफ्स काव्य पंक्तियों का और उन पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तरों का अध्ययन किया था। चलिए आज उससे आगे बढ़ते हैं। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। मैं मज़े में हूँ सही हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। धीर खोना यानी धैर्य खोना, पुण्य पावन अति पवित्र, बस यानी नियंत्रण केवल, विरस रसहीन फीका नीरस। प्रसंग आपका वही है कि कवि जेल में है। पहले से मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ। बारिश हो रही है, जेल प्रवास के दौरान कविता लिखी गई है और घर की याद कवि को सता रही है। पुनः एक बार व्याख्या देख लेते हैं। माँ की बातें सुनकर पिताजी ने कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा हूँ और न ही धैर्य खो रहा हूँ। यह बात कहते हुए उन्होंने सारी पीड़ा मन में किस तरह समेटी होगी, संजोई होगी। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम चाहे बरसते रहो, परंतु मेरे माता पिता मेरे वियोग में उनकी आंखों से आंसू न बरसे। वे अपने 5वें बेटे को याद करके कभी दुखी ना हो। बस उन्हें केवल यही संदेश देना कि मैं बहुत मज़े में हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर उनके साथ नहीं हूँ। वह घर के वियोग को बहुत तुच्छ मामूली सा मान रहे हैं, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है। मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ, अकेलेपन को भोग रहा हूँ। विशेष पिता की भावुकता का सजीव वर्णन किया गया है। सावन को दूत बनाने की प्राचीन परंपरा का सुंदर वर्णन किया गया है। संवाद शैली का प्रयोग है। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है, बस शब्द में यमक अलंकार है। इसके 2 अर्थ हैं, केवल और नियंत्रण। खड़ी बोली का सुंदर वर्णन है और मुक्त छंद विद्यमान है। प्रश्न देख लेते हैं। माँ की बात पर पिता ने अपनी व्यथा को किस तरह छिपाने का प्रयास किया। कवि ने किसे किनसे क्या कहा। भवानी का जीवन विरस क्यों है। कवि सावन से अपने माता पिता के लिए क्या कहता है, क्या संदेश देता है। माँ की बात पर पिता ने कहा कि वह रो नहीं रहे हैं और न ही वह धैर्य खो रहे हैं। इस तरह उन्होंने अपनी व्यथा छिपाने का प्रयास किया है। कवि ने सावन को यह संदेश देने को कहा कि वह बहुत मज़े में हैं, घरवाले उनकी चिंता फिक्र न करें, वह सिर्फ घर से दूर हैं, केवल यही है, अन्यथा और कुछ भी नहीं बात है, कोई दुख नहीं है भवानी को। भवानी का जीवन नीरस है, रसहीन है, क्योंकि वे घर से दूर हैं। पारिवारिक स्नेह के अभाव में वे स्वयं को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। और अंतिम कवि सावन से कहते हैं कि तुम चाहे जितना बरस लो, लेकिन ऐसा कुछ करो कि मेरे माता पिता मेरे लिए मेरे वियोग में बिल्कुल न तरसें और आंसू कदापि न बहाएं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, मत कहो मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। धीर धैर्य, शोक यानी दुख, डटकर ठेलना यानी तल्लीनता से हटाना, दूर करना, मस्त अपने में व्यस्त रहना, मग्न रहना, अस्त यानी निराशा में डूबना।
प्रसंग वही है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं एक बार पुनः। कवि सावन से कहता है कि तुम मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में बिल्कुल मत बताना। तुम उन्हें लगातार धैर्य देते रहना और यह कहना कि मैं जेल में भी लिख पढ़ रहा हूँ, साहित्य लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और यहाँ हर समय काम में लगा रहता हूँ, तथा बापू ने जो एक पाठ पढ़ाया है सूत कातने का, उसमें भी मैं व्यस्त रहता हूँ। परिवार और देश का नाम बराबर रोशन कर रहा हूँ। उसे अनेक लोग यहाँ पसंद करते हैं, चाहते हैं। उनसे शोक न करने की बात अवश्य कह देना। उन्हें यह भी बताना कि यहाँ मैं बहुत सुखी हूँ, यहाँ मैं सूत कातने में व्यस्त रहता हूँ, मेरा वजन 70 सेर है, मैं ढेर सारा भोजन खाता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ और दुख को तो मैं दूर से ही अपने नज़दीक आने भी नहीं देता, पहले से दूर ही दूर कर देता हूँ, हटा देता हूँ। मैं यहाँ बहुत मस्त रहता हूँ। परंतु उन्हें यह बिल्कुल मत कहना कि मैं डूबते हुए सूर्य सा निस्तेज हो गया हूँ, अर्थात निराशा में डूबता चला जा रहा हूँ। कवि के संदेश का सुंदर वर्णन किया गया है। सावन का मानवीकरण किया गया है। कहना शब्द की आवृत्ति मनमोहक बन पड़ी है। काम करता के कहना में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। डटकर ठेलना, अस्त होना, मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा में प्रवाह है और प्रसाद गुण विद्यमान है। कवि जेल की मानसिक यातना को क्यों छिपाना चाहता है? यहाँ कौन किससे क्या कह रहा है? कवि अपने पुत्र धर्म का निर्वहन किस प्रकार कर रहे हैं? कवि जेल में कौन कौन सा कार्य करते हैं? कवि जेल की मानसिक यातनाओं को अपने माता पिता से छिपाना चाहते हैं ताकि उसके वृद्ध माता पिता अपने 5वें बेटे के लिए कदापि चिंतित न हो और आंसू न बहाएं। यहाँ कवि सावन को संबोधित कर रहे हैं ताकि वह अपने माता पिता को संदेश भिजवा सके। कवि जेल में उदास रहते हैं, उसे परिवार की बहुत याद आती है, फिर भी वे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वे अपने परिजनों को दुखी नहीं करना चाहते। इस प्रकार कवि अपने पुत्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। कवि जेल में लिखते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, सूत कातते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। इस प्रकार से कवि दुखों को डटकर मुकाबला कर उन्हें दूर कर देते हैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजिले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। मौन चुपचाप रहना, बक देना फिजूल की बात मत करना, शक संदेह पावन पवित्र। कवि सावन को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरे परिजनों को मेरी सच्चाई कदापि न बताना। उन्हें यह बिल्कुल मत बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, मैं सोता ही नहीं हूँ। आम आदमी से मैं बहुत दूर रहता हूँ, मेरा बात करने का किसी से मन नहीं करता और मैं चुपचाप रहता हूँ। यह भी मत बताना कि चिंता में डूबकर मैं स्वयं को भूल जाता हूँ या भूलता जा रहा हूँ। तुम सावधानी से बातें करना, उन्हें कोई शक न होने देना कि मैं यहाँ दुखी हूँ। हे सावन, तुम पुण्य कार्य में लीन हो, तुम स्वयं बरसकर धरती को प्रसन्न करते हो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू बिल्कुल न बहने देना, उन्हें मेरी याद बिल्कुल न आने देना। विशेष कवि अपनी व्यथा को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, आदमी से भागते हैं और कवि की पीड़ा का सुंदर वर्णन किया गया है। 5वें शब्द से अभिव्यक्त होने वाली करुणा मर्म स्पर्शी है, अर्थात दिल को छू जाने वाली है। सावन का मानवीकरण किया गया है। सावन के लिए सजीले, हरे, पुण्य पावन आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है।
बक व शक शब्द भाषा को प्रभावी बनाते हैं। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली की प्रभावी अभिव्यक्ति हुई है। संवाद शैली का प्रयोग है। प्रसाद गुण विद्यमान है। कवि सावन से क्या आग्रह करता है और क्यों? कवि की वास्तविक दशा कैसी है? कवि ने सावन को क्या उपमा दी है? कवि सावन को क्या चेतावनी देते हैं? कवि सावन से आग्रह करते हैं कि वह उसके माता पिता और परिजनों को उसकी वास्तविकता के बारे में कुछ भी ना बताएं, ताकि वे अपने प्रिय पुत्र की दशा से दुखी ना हो। कवि निराश हैं, वे रात भर जागते रहते हैं। निराशा के कारण वे आदमी के संपर्क से कोसों दूर भागते हैं और चुप रहते हैं तथा स्वयं की पहचान को भी भूलते जाते हैं। कवि ने सावन को सजीले, हरे, पुण्य पावन की उपमा दी है, क्योंकि वह सावन को संदेश वाहक बनाकर अपने माता पिता तक संदेश भेजना चाहते हैं। कवि सावन को चेतावनी देते हैं कि वह उसके परिजनों के सामने फिजूल में कोई फालतू बात न बोले। बक देना शब्द का प्रयोग किया गया है तथा कवि के बारे में सही तरीके से यही बताएं कि उन्हें कोई कष्ट नहीं है, ताकि उन्हें कोई शक ना हो। बस आज का अंतिम है। काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, काम में झंझाल रचता पंक्तियों पर आधारित भाव सौंदर्य अर्थात भावार्थ स्पष्ट करना है, और शिल्प सौंदर्य यानी भाषा संबंधी, भाषा शैली, रस छंद अलंकार संबंधी विशेषताएं स्पष्ट करनी हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने पिता की विशेषताएं बताई हैं। वे सहज स्वभाव के हैं तथा शरीर से स्वस्थ हैं, जिंदा दिल इंसान हैं। उनकी आवाज़ में गंभीरता है तथा काम में तीव्रता है। दूसरे का अर्थ शिल्प सौंदर्य, बोल, हिचकना, बिचकना, लरजना स्थानीय शब्दों के साथ मौत, शेर आदि विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। काव्यांश में चित्रात्मकता है, वीर रस की अभिव्यक्ति है। अभी भी की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार है। बोल में बादल गरजता तथा काम में झंझाल रजता में उपमा अलंकार है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की गई है। भाषा में प्रवाह है तथा प्रसाद गुण विद्यमान है। तो यहाँ ये हमारा कविता पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है। इसके बाद मैं आपको राजस्थान की रजत बूंद के विषय में अगले नोट्स वीडियो भेजूंगी। थैंक यू।